तो अब तक हमारे जो आर्टिकल पढ़ के हो गए उसमें 30 के बाद हमें 32 पढ़ना पड़ता है, क्योंकि 31 जो है वो रिपील हो चुका है। 31 ये राइट टू प्रॉपर्टी था जिसको रिपील कर दिया गया है, और रिपील करके आज उसे 300A में जगह दे दी गई है, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें आपको देखने मिलता है। सो अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की अगर बात करें तो रेमेडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होगा जब किसी को सर्दी खांसी या कुछ होता है तो सबसे मेन ये है कि आपके पास रेमेडीज होनी चाहिए, आपके पास उसकी इलाज होने चाहिए। तो इलाज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपका वायलेट किया किसी ने, आपके फंडामेंटल राइट से वायलेट किए, तो उसका इलाज क्या है, उसके पीछे रेमेडी क्या है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो उन्होंने आर्टिकल 32 को मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये आर्टिकल के बिना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नलिटी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, और सच में कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचोगे तो अगर रेमेडी ही नहीं है तो आपका फंडामेंटल राइट तोड़ने पे आप जाओगे कहां पे, कहां जाओगे ये आपको पता नहीं है। इसीलिए आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है। आपको पता अगर होगा तो इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यही आत्मा है और यही हमारा, हम कहेंगे, हार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बिना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा ही नहीं रहेगा, ये कहा गया। अब रेमेडी है, और रेमेडी बहुत बेहतरीन है। हमारे पास रेमेडी क्या क्या है देख लेते हैं। अगर आपका फंडामेंटल राइट किसी ने वायलेट किया तो आप क्या क्या कर सकते हो। आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट किया है तो अंडर आर्टिकल 32 आपके पास ये राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ये है। और अंडर आर्टिकल 226 आपके पास ये राइट है कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। अब यहां पे मैं एक बात कर रहा हूं 226 और आर्टिकल 32 की, तो आपको ये पता है 226 जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, जबकि आर्टिकल 32 जो है ये फंडामेंटल राइट है। यानी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का जो रिट को लेके पावर है दैट इज नॉट फंडामेंटल राइट, एंड सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है दैट इज फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट है, ये एक मैंने हिंट आपके लिए छोड़ दिया। आप अब इसके ऊपर जब आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक निकल के आ रहा है। सबसे पहले हम आर्टिकल 32 को जान लेते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये नाम है हमारे आर्टिकल 32 का। इट कॉन्फर्स द राइट ऑफ रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स of an aggrieved citizen. Dr. B.R. Ambedkar called 32 as an most important article of the Constitution, an article without which the Constitution would have been nullity. It is very soul of the Constitution and the very heart of it. ये कहते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये कहने के अलावा इसमें 4 प्रोविजन दिए गए। ये चारों प्रोविजन को मुझसे अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट कोई स्टेट के द्वारा आपको नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। पहली ये प्रोविजन है। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ये है कि वो रिट को या ऑर्डर्स को या डायरेक्शंस को जारी कर सकता है। रिट्स को ऑर्डर्स भी कहा जा सकता है, रिट्स को डायरेक्शन भी कहा जा सकता है, बट सबसे मेन वर्ड जो यूज होगा वो रिट ही होगा। तीसरी बात यह है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस। यानी मैं सबसे पहले आपको ये बोलूंगा कि जैसे मैंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, तो पार्लियामेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा बर्डन बढ़ गया तो इसलिए एक प्रोविजन हमने ये भी रखा है कि जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के पास भी ये पावर है कि वो क्या कर सकता है कि किसी और कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है कि वो भी इस तरह के रिट्स को जारी कर सके, ऐसे रिट्स को इशू कर सके, है ना। तो ये एक तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट सस्पेंडेड एक्सेप्ट अदरवाइज फॉर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका जो आर्टिकल 32 वाला राइट है ये कभी भी सस्पेंड नहीं होगा, ये कभी भी खत्म नहीं किया जाएगा, इसको कभी भी बंद नहीं किया जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया तो ये हो सकता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा नहीं कहा है तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है यानी लॉ ऐसा कह रहा है, लॉ के ऊपर तो कोई नहीं है, तो फिर लॉ अगर ऐसा कह रहा है तो ऐसा हो सकता है। दस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया। तो जब आपके यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, तो मैं आप नेशनल इमरजेंसी क्या है हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट आपको सिर्फ इतना बता दूं कि अगर आपके कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो ऐसे वक्त डायरेक्टली तो नहीं जाएगा 32, बट प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट आपका 32 जो है उसे सस्पेंड कर सकते हैं। फिर आप इमरजेंसी लगने के बाद आपके फंडामेंटल राइट तोड़े जाने पर आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये यहाँ पे 4 प्रोविजंस लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 प्रोविजंस क्लियर हुए। एक बार देख लीजिएगा, ABCD क्लियर है तो बताइएगा, हम आगे बढ़ते हैं। एक बार बता दूं, कौन से पूरे बता दूं या एक कोई 2 3 या फिर पूरे? डी वाला। बाकी लोगों को ABC में कोई किसी को डाउट? यस बोलिए, हाँ या ना? क्लियर है? हाँ चलिए, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, हम डी वाले पे फिर से डिस्कशन करते हैं।
अब ये जो राइट है यानी सीधा सीधा ऐसा समझ जाएगा कि जो आर्टिकल 32 है इसको सस्पेंड किया तभी जा सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा हो। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ऐसा लिखा हो कि आर्टिकल 32 वॉयलेट हो सकता है तभी सस्पेंड हो सकता है, तभी इसको सस्पेंड किया जा सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिखा है कि जब आपके कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी तो प्रेसिडेंट जो होते हैं उसे सस्पेंड कर सकते हैं। यानी हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 32 एक ही टाइम पे सस्पेंड हो सकता है, दैट इज ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, और वो भी डायरेक्टली नहीं, अगर ऐसा प्रेसिडेंट ने कहा है तो ही ये हो सकता है। तो आर्टिकल 32 आपके साथ हमेशा रहेगा जब तक नेशनल इमरजेंसी नहीं लगती। आपका आर्टिकल 32 है, जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो आप कोर्ट में जा सकते हो। इमरजेंसी लगी हो तो जब तक लगी है तब तक आप नहीं जा सकते, इमरजेंसी खत्म होने के बाद आप फिर से जा सकते हो। क्लियर अब सबको? यस। तो चलो चलिए, थैंक यू। सो चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आपके पास गोलियां कौन कौन सी है। बोलते हैं ना मेरे पास ये पैरासिटामोल है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो यहाँ गोलियां कौन कौन सी आपके पास, यानी रेमेडीज कौन कौन सी आपके पास? रेमेडीज जो है वो यहाँ पे मैं सबसे पहले कहूंगा कि हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चोरी और को वारंटो, ऐसे आपके पास कुछ रेमेडीज है। अगर मैं इन रेमेडीज की बात करें तो सबसे पहले हम हेबियस कॉर्पस से शुरू करेंगे। हेबियस कॉर्पस की अगर यहाँ पे बात की जा रही है, सो हेबियस कॉर्पस ये होता क्या है, इसको सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये एक रिट है। मैंडेमस एक रिट है, प्रोहिबिशन रिट है, सर्चोरी रिट है या को वारंटो रिट है। इन सब के बारे में करके डिस्कशन करने वाले, और हम काफ़ी अच्छा एक डिस्कशन करने वाले, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सब क्या है इसके लिए, तो चलिए एक एक करके इन सबको शुरू करते हैं डिस्कस करना। अब तो हेबियस कॉर्पस से शुरुआत करेंगे। हेबियस कॉर्पस आपके सबसे पहले रिट है, और हेबियस कॉर्पस का मीनिंग है, लैटिन वर्ड है ये एक हेबियस कॉर्पस नाम का, और हेबियस कॉर्पस का मीनिंग है टू हैव द बॉडी। आपको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, लैटिन वर्ड जरूर होगा बट आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ जाएगी, पक्का, ये मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। तो सबसे पहले हम हेबियस कॉर्पस की बात करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास रिट है, यानी कुछ तो भी आपके साथ गलत हुआ है तभी आप कोर्ट में गए, तभी आपको कोर्ट ने रेमेडी दी है। और अगर आपको लॉयर के पास जाओगे और लॉयर को बताओगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो लॉयर बोलेगा ठीक है, हमको अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो हमें आर्टिकल 32 के तहत एक हमें रिट कोर्ट से जारी कराना पड़ेगा, और वो रिट का नाम है हेबियस कॉर्पस। अब क्या हुआ है आपके साथ ऐसा, जो वो लॉयर कह रहा है कि हेबियस कॉर्पस लाओ, या फिर जुडिशियरी ने कहा है कि हेबियस कॉर्पस को इशू किया जाए। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये ऑर्डर तब इशू किया जाता है जब किसी पर्सन को डिटेन किया जा रहा है, डिटेन अदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ लेटर बिफोर इट। यानी हम यही कहेंगे कि द इशूड ऑर्डर बाय द कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ लेटर बिफोर इट। यानी हम यही कहेंगे कि मैंने आपको क्या बोला था कि किसी भी व्यक्ति को आप कितने टाइम से ज्यादा डिटेन नहीं रख सकते, फिर भी 24 आवर्स, या फिर प्रिवेंटिव में 3 मंथ्स पकड़ लीजिए, बट 3 मंथ्स वो अलग हो गया, वो नहीं, उसके पहले वाला में, वो तो आप जो बता रहे वो तो आपने अरेस्ट वाला डिटेंशन वाला, कन्विक्शन के टाइम पे या फिर जो भी हमने पढ़ा था 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग टाइम, याद आ रहा है आप सबको, है ना। सो 24 आवर्स तक आप रख सकते हो, विदाउट एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग टाइम आप वहां पे उनको रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहां लिखा ये है कि ये कोर्ट इशू करेगा एक ऑर्डर, किसको, उस पर्सन को। फॉर एग्जांपल ये पर्सन का नाम ए है जिसने किसी अनादर पर्सन को डिटेन किया है जिसका नाम बी है, और उसको प्रोड्यूस करने बोलेगा उसकी बॉडी, है ना, ऑफ द लेटर बिफोर इट, है ना। तो किस यानी बी नाम का जो पर्सन है इसकी बॉडी कोर्ट के सामने प्रेजेंट की जाए, ये यहाँ पे बोला जाएगा, उस इंसान को कोर्ट के सामने लाया जाए, अभी उसे पेश किया जाए। तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये सबसे पहले आपको बता दूं। सो यहाँ मैं सबसे पहले आपको ये बता दूंगा कि अब ऐसा हुआ कि आपने किसी व्यक्ति को बंद करके रखा है, अब आपने ऐसा कर लिया, किसी को तो भी आपने बंद कर दिया, बंद करने के बाद आप उस व्यक्ति को जिसने आपने बंद किया, उसका कोई दोस्त मेरे पास आया और उसका फ्रेंड मुझे बोल रहा है, मैं एज ए लॉयर मेरे पास आया और मुझे बोल रहा है कि देखिए मेरे एक दोस्त को बंद करके रखा है, आपके वो स्टूडेंट थे उन्होंने ही बंद किया है, तो आप थोड़ा सा उनके खिलाफ कुछ कीजिए। तो मैं बोलूंगा ठीक है आप ऐसा कीजिए, आर्टिकल 30 आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले पूछूंगा। वो बोलेगा मुझे हाई कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट में जाना है तो मैं वहाँ पे केस में लिखूंगा अंडर आर्टिकल 226। वो बोलेगा मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो मैं केस बनाऊंगा अंडर आर्टिकल 332। मैं एक सुप्रीम कोर्ट में एक रिट
पिटिशन फाइल करूंगा, रिट पिटिशन जो होती है यानी केस फाइल करूंगा रिट से रिलेटेड, और फिर कोर्ट को बोलूंगा कि प्लीज मैं कोर्ट को प्रे करूंगा कि इसको इशू किया जाए हेबियस कॉर्पस को। फिर कोर्ट क्या करेगा, इशू करेगा हेबियस कॉर्पस, और आपने जिस दोस्त को बंद करके रखा है आपके यहाँ पे पुलिस वाले को भेजा जाएगा और उसको वहां से निकाल के कोर्ट के सामने रखा जाएगा। ये यहाँ पे हेबियस कॉर्पस होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपका नाम इसीलिए ले क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल भी किसी को बंद करके नहीं रख सकते, पब्लिक अथॉरिटीज भी नहीं रख सकती विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट ने अगर बोला है कि बंद रखिए पब्लिक अथॉरिटीज में 24 आवर्स से ज्यादा, तो ही वो बंद हो सकता है, अदरवाइज छोड़ देना पड़ता है। ये तो आपको पता ही है। सो हेबियस कॉर्पस इस तरह की चीजें हैं जो हमें यहाँ पे पता चलती है। तो हेबियस कॉर्पस क्लियर हुआ सबको? यस यस। सो चलिए आगे चलते हैं। हेबियस कॉर्पस के बाद मैंडेमस। हाँ यस, कोई भी पुलिस वाला हो सकता है, वो कोई दोस्त हो सकता है, वो आपके घर वाले खुद हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं, स्टेट भी हो सकता है, एनीवन, पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके घर वाले भी हो सकते हैं। आपके घर वालों ने आपको बंद करके रखा और आपने मुझे आपके किसी दोस्त के थ्रू कांटेक्ट किया, तो मैं कोर्ट में आपके घर वालों के खिलाफ फिर ये जारी करूंगा, वो करवाऊंगा, इशू करवाऊंगा, जो होगा हेबियस कॉर्पस, है ना। सो वो कोई भी हो सकता है। अच्छा है बचपन में आपको नहीं सिखाया ये, नहीं तो आप बचपन में ही बैठे रहते हैं रिट लेके, है ना। जब घर वालों ने आपको बंद कर दिया, रिट जारी करा रहे घर वालों के खिलाफ, है ना, तो ये सब चला रहता। तो आजकल तो आपको बंद नहीं करते घर वाले, बट कभी किया तो आप ये कर सकते हो। हाँ कौन सी कंडीशन? नहीं, इतनी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। अब कंडीशंस में सिर्फ देखिए, अब कैसा होता है कि रीट जो होती है वो कभी कभी कंडीशन ये है कि अगर लॉफुल डिटेंशन है तो वो चलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैजिस्ट्रेट ने खुद बोला कि बंद रखिए तो चलता है। कंडीशंस यही है, कौन कौन सा डिटेंशन चलता है वो उसमें कि लॉफुल है तो चलता है, या फिर हम कहेंगे कि कोर्ट का कोई लॉ तोड़ा है तो कोर्ट ने बंद किया है तो चलता है ना, या कोर्ट ने ऑर्डर दिए तब चलता है। तो ये सब यहाँ पे चलते हैं, बट बाकी इसमें नहीं चलेगा डिटेंशन। ठीक है, इतने ही कंडीशन है इसमें। लॉफुल होना चाहिए बस डिटेंशन, लॉफुल नहीं है तो फिर सीधा आपको कोर्ट के सामने पेश कराया जाएगा। ये है, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा रिट इज मैंडेमस। मैंडेमस की बात, यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, याद रखने के लिए बहुत इजी है। हेबियस कॉर्पस से याद रखें, कॉर्पस यानी बॉडी, तो इसीलिए हेबियस कॉर्पस यानी टू हैव द बॉडी ऑफ, ये याद रखना है। मैंडेमस की बात करें तो मैं इसको याद रखने का एक मेरा तरीका ये है कि मैं मैंडेमस से एक वर्ड को बनाता हूँ, वो है, क्या लिख सकते हैं आप इसके सामने, MANDA के सामने, यस वेरी गुड, मैंडेटरी, है ना। तो ये है मैंडेमस से मैंडेटरी, यानी कुछ तो भी चीजें करना मैंडेटरी है। इट लिटरली मीन्स वी कमांड, इट इज कमांडेड इशू, इट इज अ कमांड इशूड बाय कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी एंड इफ हिज फील्ड रेफर्स टू परफॉर्म। यानी देखो, अब ऐसा हुआ, एक एग्जाम्पल के साथ ही इनको समझना जाता है, तभी आप इसको इजीली समझ सकते हैं। अब सबसे पहले क्या है कि आप पब्लिक, ये प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ है। अब मैं कहीं पे गया पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन वाले को बोल रहा हूँ, पुलिस वाले को बोल रहा हूँ कि मेरी कंप्लेंट लिखाओ। पुलिस वाला मेरी कंप्लेंट नहीं लिखा है, अगले दिन गया नहीं लिखा रहा, फिर से गया नहीं लिखा रहा। अब मैं तंग हो गया, अब मैं एक लॉयर के पास गया, लॉयर को पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या है। लॉयर ने बोला मैंडेमस इज अ सोल्यूशन, क्योंकि उसकी ड्यूटी आपकी कंप्लेंट लिखना, और अगर वो कंप्लेंट नहीं लिख रहा है तो वी कैन इशू द रिट ऑफ मैंडेमस फ्रॉम द कोर्ट। तो कोर्ट में मैंडेमस के लिए एक रिट पिटिशन जारी की जाएगी जिसमें कोर्ट ऑर्डर करेगा उसको कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। इट इज मैंडेटरी टू परफॉर्म योर ड्यूटी, परफॉर्म योर ऑफिशियल ड्यूटी, ये है। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक बॉडी, कोई कॉर्पोरेशन हो सकता है गवर्नमेंट का, या इंफीरियर कोर्ट जो काम नहीं कर रहा है, ऊपर के कोर्ट उसको बोल सकते हैं, या ट्रिब्यूनल्स को बोल सकते हैं। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं हमें आगे पढ़ने वाले। ट्रिब्यूनल्स यानी ऐसा समझ जाइएगा जिनके पास जुडिशियरी कुछ पावर्स है बट पूरे नहीं। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू ट्रिब्यूनल, हाँ, क्वाजी जुडिशियल बॉडी, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे रेवेन्यू ट्रिब्यूनल, तो वो सिर्फ रेवेन्यू की केसेस देख सकता है। ऐसा जो नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं कोई भी केस को देख सकता है, इस तरह के ट्रिब्यूनल्स होते हैं। या फिर गवर्नमेंट भी काम नहीं कर रही तो इन सब चीजों के लिए इनके खिलाफ ये रिट जारी किया जा सकता है, जिसको कहा जाता है मैंडेमस। तो क्लियर है मैंडेमस? हाँ,
तो सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि देखिए, एक ही इसमें आपको फिर से पता चल जाएगा, इतना है कि कोई अगर अपना काम नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल उसकी जो ड्यूटी है वो उसे नहीं पूरी कर रहा है, तो उसको ड्यूटी पूरी कराने के लिए कोर्ट से ऑर्डर आएगा, दैट इज मैंडेमस। अगर कोई पुलिस वाला आपकी कंप्लेंट नहीं लिख रहा है या गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल आपके काम करके नहीं दे रहा है, तो आप कोर्ट से डायरेक्टली मैंडेमस को इशू करा सकते हैं। मैंडेमस करने के बाद कोर्ट उसे ऑर्डर देगा कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, और उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना ही पड़ेगा। क्लियर? यस, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। मैंडेमस के बाद प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन से आप एक वर्ड याद रख सकते हैं, प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन यानी प्रोहिबिट करना, सीधा सीधा याद रखें, किसी को रोकना, यानी टू फॉरबिड, किसी को कुछ करने से रोकना। इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो ऊपर के कोर्ट से वो छोटे कोर्ट्स को ये लाते या फिर नीचे के ट्रिब्यूनल्स को लाते ताकि वो अपनी जुरिस्डिक्शन को पार ना करे। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट इज जुरिस्डिक्शन? जुरिस्डिक्शन मीन्स पावर। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे हाई कोर्ट है, चलो बॉम्बे हाई कोर्ट को छोड़ो, एक कोई डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं जहां रहता हूँ वहां का डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, नागपुर डिस्ट्रिक्ट है। नागपुर इज अ डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट जो है नागपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसकी पावर सिर्फ नागपुर डिस्ट्रिक्ट तक है, आपको पता है। अगला अलग के एक डिस्ट्रिक्ट आता है जो कि वर्धा डिस्ट्रिक्ट है। वर्धा डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे बिल्कुल पावर नहीं है नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। नागपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर्धा की केसेस हैंडल कर रहा है, वर्धा की केसेस हैंडल कर रहा है वर्धा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। इसका मतलब ये अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस कर रहा है, अपने पावर को क्रॉस कर रहा है। ऐसा करने के बाद इसको रोका जाएगा। रोकने के लिए हाई कोर्ट या फिर ऊपर का सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ रिट जारी करेगा, जो कि होगा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी किसी को अपना जुरिस्डिक्शन पार करने से रोका जाता है। इसीलिए मैं आपको ये बता दूं कि एक यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये पावर है। दूसरी बात, फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट का पावर क्या है? फैमिली मैटर्स पे देखना। फैमिली कोर्ट कौन से केसेस देख रहा है? फॉर एग्जांपल ऐसा समझ जाइए कि मर्डर के केस पे काम कर रहा है और मर्डर के केस पे सजा सुना रहा है। इसका जुरिस्डिक्शन मर्डर के केसेस पे नहीं है, यानी इसका पावर मर्डर के केसेस पे नहीं है, इसका फैमिली मैटर्स पे। फिर भी ये कर रहा है तो इसको फॉरबिड किया जाएगा, इसको रोका जाएगा फ्रॉम बाय हायर कोर्ट्स ऐसा करने से। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रिब्यूनल है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिब्यूनल तो छोड़ो, आप लोग बैठे हो, आप एक कलेक्टर हो, कॉजी जुडिशियल अथॉरिटी बन गए आप, कलेक्टर है ना, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं कलेक्टर बनने का। कलेक्टर के पास सभी केसेस हैंडल करने का ये नहीं है, पावर नहीं है। जो केसेस उसके काम से रिलेटेड है उसी के ऊपर वो काम करता है। अब कलेक्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है, उसके पास केस आई है मर्डर की। मर्डर की केस पे वो फैसला सुना रहा है कि मैं इसको फांसी की सजा देता हूँ, डेथ पेनल्टी सुना दी कलेक्टर ने। उसके बाद अब कोई अगर कोर्ट में जाता है और बोलता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है इसका कोई पावर नहीं था, इसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था ये केस पे काम करने का, फिर भी इसने काम किया, ऐसे वक्त जो ऊपर के कोर्ट है, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट विल इशू द प्रोहिबिशन, और इसके बाद इसको रोका जाएगा ऐसे करने से कि ये जो केस पे आप काम कर रहे हैं अभी के अभी रुक जाओ, इस पे आप काम नहीं कर सकते। क्लियर हुआ ये प्रोहिबिशन? है ना? यस, है ना? तो अभी देखिए आपको कितने सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मिल रहा है। आपको अगर कोई फालतू की सजा दे रहा है तो भी आप रुका सकते हो उसको, कोई आपको बंद करके रख रहा है तो भी आप छूट सकते हो, कोई अगर आपका काम नहीं कर रहा तो भी आप करा सकते हो। यही तो सब रेमेडीज हैं आपके पास। प्रोहिबिशन होने के बाद मैं आपको, इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ये सबसे पहले बता देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हो गई, इनके लिए ये अवेलेबल नहीं है। लेजिस्लेटिव बॉडीज यानी पार्लियामेंट को आप रोक रहे हो किसी चीज को कर, मैंने बताया पार्लियामेंट सोवरिन है, उसको लॉ बनाते वक्त आप नहीं रोक सकते। लॉ बनने के बाद उसको लॉ को आप बंद करा सकते हो एज ए जुडिशियरी, बट उनको आप रोक नहीं सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को आप नहीं रोक सकते। प्राइवेट इंडिविजुअल्स को आप उनको नहीं रोक सकते, या फिर प्राइवेट बॉडीज को आप नहीं रोक सकते। फॉर एग्जांपल अगर प्राइवेट कंपनी है कोई XYZ नाम की, और XYZ नाम की कंपनी जो है उसका जुरिस्डिक्शन क्या है, वो दैट कंपनी विल डिसाइड उसको क्या करना है क्या नहीं। कंपनी की खुद वो देखेगा क्या है क्या नहीं। वहां का एम्प्लॉय बोलेगा कि नहीं ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज के लिए ही अवेलेबल है कि वो अपना जुरिस्डिक्शन क्रॉस नहीं करेंगे। अब यहां पे क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो मर्डर की केस चला रहा था उसको तो अब ऊपर के कोर्ट ने रोक दिया। रोकने के बाद क्या ये केस बंद हो जाएगी? आपको क्या लगता है, इस केस को बंद कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? ट्रांसफर करना चाहिए। इसीलिए ट्रांसफर करने के लिए अगला रिट आता है जिसको सर्टियोररी कहा जाता है। अब सर्टियोररी जो है या सर्चियोररी जो है ये किस चीज के लिए है कि आप सर्टी से याद रखिएगा, सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म। आपने अगर छोटे कोर्ट को रोका है तो ये कहेगा कि ट्रांसफर कीजिए उस केस को उस कोर्ट को जिसका जुरिस्डिक्शन है।
अब जैसा मैंने बताया कि नागपुर का जो कोर्ट था वर्धा डिस्ट्रिक्ट के केस को चला रहा था, तो वर्धा नागपुर डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले प्रोहिबिट किया जाएगा प्रोहिबिशन से, फिर उसको बोले जाएगा सर्ट्योररी, यानी आपने जो केस चला रहे थे उसको ट्रांसफर कीजिए अभी वर्धा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, फिर उसके लिए जो रिट होगा वो होगा सर्ट्योररी या सर्च्योररी, ये आपको याद रखना है। तो इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेसिव जुरिस्डिक्शन, लैक ऑफ एरर ऑफ लॉ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये प्रोहिबिशन जो है, प्रोहिबिशन क्या है, प्रिवेंटिव, प्रोहिबिशन सिर्फ रोक रहा है। सर्ट्योररी जो है इट इज प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव, वो उसको क्योर भी कर रहा है, रोक तो दिया बट उसके ऊपर सोल्यूशन भी दे रहा है। लाइक प्रोहिबिशन सर्ट्योररी ऑल्सो नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और फिर प्राइवेट बॉडीज, ये है सर्ट्योररी। सर्ट्योररी आया तो एक ही चीज याद रखना, दैट इज ट्रांसफर केस। उसके बाद हम सर्ट्योररी के बाद आगे आते हैं और आखिरी रिट को पढ़ते हैं जो है को वारंटो। को वारंटो की अगर हम बात करें तो लिटरल सेंस में इसका मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ वॉर वारंट, किसने आपको ये पावर दी भाई जो आप कर रहे हो, यानी मुझे पावर है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ क्लर्क, क्लर्क होने के बाद मुझे जो पावर दी है वो पावर मेरी है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर जो है उसकी पावर अलग है। अब मैं कलेक्टर के काम करने बैठ गया क्लर्क के होते हुए, यानी क्लर्क मैं हूं बट काम किसके कर रहा हूं, कलेक्टर की। कलेक्टर के पास जो जो पावर्स है वो मैं अपने पावर्स दिखा के वो काम मैं कर रहा हूं, तो वो पूछेंगे मुझे, फिर मेरी कोई कंप्लेंट कर देगा जाके। कंप्लेंट करने के बाद फिर क्या होगा कि कोर्ट बोलेगा को वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट आप ये काम कर रहे, इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। आप जो बोल रहे हैं कि आप पब्लिक ऑफिस को बिलोंग करते, कौन से पब्लिक ऑफिस को आप बिलोंग करते ये बताइए, किसने पावर दी आपको ये काम करने की। बट इट कैन नॉट बी इशूड इन मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस, ये याद रखिएगा। मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस में कोई भी काम कर सकता है, क्योंकि मिनिस्टर का काम उसका पीए करेगा ना भाई। अब आप क्या कर रहे हो, आपने कॉल किया मिनिस्टर को, उसके पीए ने उठाया, पीए ने उठाया तो उसने बोला हाँ बताइए क्या काम है, तो बोलेगा भैया मैंने कॉल मिनिस्टर को किया, मिनिस्टर के नंबर पे किया, मिनिस्टर से बात करनी है, तू कौन होता है मिनिस्टर की तरफ से मुझे फैसला सुनाने वाला। चले गए आप कोर्ट में, कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने बोला कि सॉरी इस पे काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो कौन से ऑफिस से रिलेटेड है, मिनिस्ट्रियल ऑफिस से, क्योंकि वो इतने बिजी हमारे मिनिस्टर्स, अब कौन से चीजों में बिजी हो गए वो आप ही देखिए, बट बिजी ही लोग माने जाते हैं। अब बिजी होने के बाद उनके पीए लोग हमारा कॉल उठाते हैं, तो ये सब होने के बाद उनके खिलाफ आप इशू नहीं कर सकते, बट बाकी आप जो भी ऑफिस है उसके खिलाफ आप ये इशू कर सकते हैं, जिसको को वारंटो कहते हैं। को वारंटो जो है उसमें वो व्यक्ति जिसके साथ हुआ है उसी को लाया जाता, बाकी भी रिट्स में लाया जाता है, और को वारंटो में कोई भी ये काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से गुजर रहे हो, आप जाते जाते आपने देखा कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे का काम करते हुए दिख रहा है जिसके पास उसकी पावर भी नहीं है, तो आप सीधा सीधा उसके खिलाफ भी आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो कोर्ट में, और वहां से भी आप को वारंटो जारी करा सकते हो, इशू करा सकते हो। सो ये होता है को वारंटो, जिसमें आपकी अथॉरिटी पूछी जाती है कि आपने ये करने का अधिकार आपको किसने दिया है। रिट्स आपके क्लियर हो गए, तो एक बार रिट्स के सामने मैं आपको एक एक चीज बता देता हूँ छोटी छोटी। हेबियस कॉर्पस, अब आप लोग बोलेंगे क्या क्या याद रखोगे, कौन सा कीवर्ड याद रखोगे हेबियस कॉर्पस के लिए आप, द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। मैंडेमस के लिए वी कमांड याद रखेगा, यानी आप कहेंगे कि परफॉर्म योर ड्यूटी, वी कमांड, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। प्रोहिबिशन के लिए फोरबिड करना, यानी किसी को रोकना। जुरिस्डिक्शन, ये वर्ड भी याद रख सकते हो, अपना जुरिस्डिक्शन जब कोई क्रॉस करता है तो उसको रोकना। सर्ट्योररी यानी ये टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, या फिर आप याद रख सकते हैं ट्रांसफर करना केस को, आपको जैसे जो वर्ड में याद रखना है उसमें आप याद रख सकते हैं। को वारंटो यानी बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट जो आप काम कर रहे हो वो है। वेरी गुड, तो ये हो गए आपके 5 रिट्स, और ये है आपकी दवाइयाँ। 5 दवाइयाँ आपके पास है। जब भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो ये 5 मेडिसिन का आप यूज करके अपने आप को ठीक करा सकते हो। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले सब चेक कीजिएगा अपने मोबाइल फोन म्यूट है या नहीं सब लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम 31, 31A, 31B, 31C के तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम पहले आगे के पढ़ लेते हैं। आगे के पढ़ने के पहले आपको मैं एक रिट में भी डिफरेंस बता देता हूं। रिट होते हैं 2। अब मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है और आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट का पावर बड़ा है या हाई कोर्ट का पावर बड़ा है, आप इन जनरल जानते हो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बड़ा है, बट इन रेस्पेक्ट ऑफ रिट्स के अगर
मुताबिक आप सोचो तो बड़ा पावर हाई कोर्ट का है, ये याद रखना, ये बहुत अलग चीज है। रिट में वाइडर जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का है, क्योंकि पहली चीज याद रखेगा, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सिर्फ रिट इशू कर सकता है जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। बट हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है जब आपका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो, कोई भी एनी राइट आपका वायलेट हुआ तब भी हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है। पहला पॉइंट जो मैंने कहा ये है सबसे पहला डिफरेंस। तो मैं आपको कैन इशू रिट्स ओनली फॉर इंडोमेंट, वेयर एज कैन इशू द रिट्स ऑल्सो फॉर अदर पर्पजेस। यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं रहा, बाकी भी आपके जो राइट्स है उसके भी रिलेटेड या फिर बाकी जो लॉ है उससे भी रिलेटेड रिट्स जो है ये जारी करा सकता है हमारा हाई कोर्ट। पहला पॉइंट सबको क्लियर? यस। अब एक चीज, अब जवाब आपका सवाल मेरा लिंक आप करेंगे। मैंने आपको एक हिंट दी थी, आर्टिकल 32 ये आपके फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, बट आर्टिकल 226 ये फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा नहीं है। अब इसको आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कैसे जोड़ सकते हो? कोई अगर जोड़ सकता है तो हिंट है आपकी कि आर्टिकल 31 ये खुद ही एक फंडामेंटल राइट है। बताइए, फंडामेंटल राइट क्या नहीं किया जा सकता? वायलेट नहीं किया जा सकता। यस, यानी आर्टिकल 32 वायलेट नहीं किया जा सकता। बराबर एग्री कर रहे हो मैं जो बोल रहा हूं उससे? यानी अगर आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करोगे तो सुप्रीम कोर्ट आपकी केस को क्या नहीं कर सकता? वेरी गुड, रिजेक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके केस को रिजेक्ट कर दिया तो यह माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया। क्लियर यहां तक क्लियर? अब दूसरे साइड में सोचिए, आप हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने का पावर आर्टिकल 226 में, और हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। दैट इज व्हाई हाई कोर्ट कैन रिजेक्ट योर रिट पिटीशन। इज इट क्लियर? पूरी तरह से क्लियर है आपको? यस, है ना? इसीलिए लॉजिकली सोचना हर चीज को, आपको जैसे पता चला वैसे लॉजिक लगा देना। 32 पे आपका लॉजिक लग गया कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप गए तो सुप्रीम कोर्ट को उस केस पे काम करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट उस केस को रिजेक्ट भी कर सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपको पता है। अब एक चीज, सुप्रीम कोर्ट, अब फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे आपको भी पता है और मुझे भी पता है और हम सबको पता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, बट इसका मीनिंग ये नहीं कि आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो हाई कोर्ट में जाइए या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। बट सुप्रीम कोर्ट ने आपको एडवाइस ये दी है कि इट इज बेटर टू स्टार्ट विथ हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट से शुरू करो तो अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी बहुत चीजें पेंडिंग है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा पावर, इसके हाई कोर्ट को भी ज्यादा पावर यहाँ पे है रिट को लेके। क्योंकि भाई आपका दूसरा कोई राइट वायलेट हो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट काम करते रहा तो सुप्रीम कोर्ट एक ही है पूरे इंडिया में, वो कितने काम करेगा। इसलिए उन्होंने बोला कि आपके जो हाई कोर्ट है स्पेसिफिक, आपके स्टेट के हाई कोर्ट, वहां पे आप जाइए और आपकी केसेस आप सॉल्व कीजिए। नहीं अगर आपको वहां पे रेमेडी मिली तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में आइए, विल वर्क फॉर यू, ये उन्होंने बोला। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। तो ये है रिट्स और ये है इन दोनों का जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। तो यहाँ पे मैंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अगेंस्ट अ पर्सन गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट इशू कर सकता है सिर्फ अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में। ये सिर्फ आपको पॉइंट बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया हाई कोर्ट है, अब हाई कोर्ट है वो है बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो अपना जुरिस्डिक्शन रखता है रिट जारी करने का, वो स्पेसिफिकली एक एरिया तक ही रखता है। मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति अगर रिट जारी कराना चाहता है तो उसको जबलपुर हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में नहीं आ सकता, ये आपको पता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है ये पूरे इंडिया के लिए काम कर सकता है। इंडिया में कहीं भी राइट वायलेट हो सुप्रीम कोर्ट काम कर सकता है। इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का पावर ज्यादा है। बाकी रिट्स को लेके, फंडामेंटल राइट्स को और बाकी राइट्स को लेके हाई कोर्ट का पावर ज्यादा है। रेमेडी जो आर्टिकल 32 में वो सुप्रीम, आपको पता है वो खुद फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज, है ना, बट रेमेडी अंडर हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिस्डिक्शन। इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होती है।